चैप्टर नंबर 11 कैलोरीमेट्री। इसका जो पहला पार्ट है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड इट्स मेजरमेंट। इसमें जो पहली हेडिंग है वो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ हीट को समझाने के लिए जो मेरा अपना तरीका है वो ये कि हीट क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच रिमेन्स इन ट्रांजिट। जब तक हीट ट्रांजिट फॉर्म में रहेगी तब तक वो जब तक एनर्जी ट्रांजिट फॉर्म में रहेगी तब तक वो हीट कहलाएगी, और जैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी फिर वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। तो पहले हम इंटरनल एनर्जी को समझ लेते हैं। देखो बेटा, सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है। वो एनर्जी दो फॉर्म की हो सकती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनकी रैंडम मोशन की वजह से होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होती है। बेटा आपने पढ़ा था 9th में, दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के उसी के डेफिनेट मास के हैं उनके बीच में भी लगेगा। इसकी वजह से उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ये जो इनकी दोनों एनर्जी है यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसी के सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और एक मॉलिक्यूल की ये इंटरनल एनर्जी हुई, और जब यही सम कर दिया जाता है यानी ऑल मॉलिक्यूल्स के लिए, तब फिर वो थर्मल एनर्जी में बदल जाती है। ये क्या है? इनकी थर्मल एनर्जी। देखिए अभी हीट नहीं आई है, वीडियो को पॉज कर कर ये पूरा नोट कर डालिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब एक टर्म है टेम्परेचर, लेकिन मैं चलूंगा स्ट्रिक्टली आपकी बुक के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं अपने हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपकी बुक के हिसाब से अगर पढ़ाऊं तो बुक में ये लिखा हुआ है कि द हीट विच इज फ्लो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज हीट एनर्जी। द एनर्जी which flows due to difference the energy which flows due to difference in the from the due to difference in temperature between two bodies is known as हीट। ठीक, अब हीट का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ हीट, ये होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये हीट का फ्लो होता है। तो चूंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब इसकी एक डेफिनेशन और लिख दी जाए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच रिमेन्स इन ट्रांजिट। जब तक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी इन ट्रांजिट या हीट कहेंगे। एनर्जी इन ट्रांजिट या हीट कहेंगे। ठीक है, एनर्जी इन ट्रांजिट या हीट कहेंगे। तो ये हीट है। हीट फ्लो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच रिमेन्स इन ट्रांजिट। जब तक एक जगह से दूसरी जगह तक चली नहीं जाती एनर्जी, तब तक वो हीट एनर्जी कहलाती रहेगी। ठीक है। तो हीट इज अ स्केलर, हीट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, and having SI unit जूल, SI यूनिट जूल। लेकिन जनरली हीट इज मेजर्ड इन कैलोरी। बेटा हीट की SI यूनिट जूल क्यों है? क्योंकि हीट एनर्जी का ही फॉर्म है। तो जनरली हीट इज मेजर्ड
इन कैलोरी, इन कैलोरी, कैलोरी में मेजर की जाती है। आओ एक कैलोरी को डिफाइन कर लें। व्हेन कैलोरी इज द, एक डेफिनेशन देखो देने का ये तरीका है, 1 कैलोरी इज द हीट required to raise the temperature, to raise the temperature of a body. 1 calorie is the heat required to raise the temperature of body, या temperature of 1 gram of water, 1 gram of water by 1 degree centigrade, by through 1 degree centigrade। या अगर इसकी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन लिखी जाए जो कि एसआई सिस्टम में डिफाइन की गई है, वो ये कि 1 कैलोरी द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी is the heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade। ये और नोट कर डालिए। अब इसी में एक चीज़ और बताऊं, मैंने कहा ना एसआई यूनिट जूल है लेकिन हम इसे कैलोरी में मेजर करते हैं, तो यहीं पर एक चीज़ और याद रखिएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, या इसको स्ट्रिक्ट सेंस में 4.2 जूल भी लिखते हैं। नोट कर डालिए, ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ एक एक चीज़ नोट कर डालिए। अब यहीं पर एक चीज़ और बता दूं, 1 किलो कैलोरी क्या होती है? 1 किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी क्या होती है? अब देखो कैलोरी एक स्मॉलर यूनिट है बेटा, वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कर लीजिए। कैलोरी जो होती है वो स्मॉलर यूनिट होती है, तो हम डिफाइन करेंगे 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी क्या है भाई? 1 किलो कैलोरी, तो ये जो 1 किलो कैलोरी है, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल, इसको लिखते हैं 1 KCl, और ये हो जाएगा 1000 कैलोरी या 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। इसे याद रखना बेटा। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी is the amount of heat required to raise the temperature of, अब वहां क्या था, जब ग्राम था तो कैलोरी था, अब जब यहां किलो कैलोरी है तो रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ मास 1 किलोग्राम, रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ 1 किलोग्राम, वाटर ऑफ मास 1 किलोग्राम थ्रू 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जनरली यूज की जाती है फूड्स के लिए। KCl इज जनरली यूज, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, KCl इज जनरली यूज्ड फॉर फूड, खाने के लिए इस्तेमाल करने वाली चीजों में ये यूज की जाती है, जनरली यूज फॉर फूड। अच्छा भाई, अब अगला जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है।
टेम्परेचर क्या है भाई, हालांकि जब आप 11th में आएंगे तो पहले मैं आपको टेम्परेचर बताऊंगा। द थर्मल स्टेट ऑफ द कंडक्टर विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, या अगर स्ट्रिक्टली आपकी किताब की बात की जाए तो टेम्परेचर इज अ पैरामीटर, टेम्परेचर is a parameter. Temperature is a parameter which tells the thermal state, which tells the thermal state of a body, that is the degree of हॉटनेस और कोल्डनेस। दैट इज मतलब कोई किसी के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा टेम्परेचर रखता है या कितना कम हॉटनेस, कोई किसी के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा गर्म है, या जैसे हमारे रिस्पेक्ट में लंदन ठंडा है, हमारे ही रिस्पेक्ट में अगर आप साउथ अफ्रीका चले जाए तो वो गर्म है। तो डिग्री ऑफ, ये रिलेटिव डिग्री ऑफ हॉटनेस, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस or coldness of the body। It determine the direction, it determine the direction of flow of heat, it determine the direction of flow of heat when two bodies at different temperature remains, or two different temperature are placed in contact, अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज को कांटेक्ट में रखेंगे तो टेम्परेचर वो पैरामीटर है जो डिसाइड करेगा कि कौन सा बॉडी हाई टेम्परेचर, अरे हीट को कहां से कहां चलना है। तो मैं इससे पहले वाले व्हाइट बोर्ड पर ही लिख चुका था कि हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है। अब कौन सी बॉडी कितनी हीट कंटेन करेगी, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी जान लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन्ड बाय अ बॉडी। नोट, यहां पर एक नोट लिखेंगे, नोट द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी contained in a body. The amount of heat energy contained in a body depends on its mass, temperature, and मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक, मटेरियल ऑफ द बॉडी इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। इसे भी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, ऊपर वाला नोट कीजिए। अभी टेम्परेचर के बारे में और बहुत सारी बातें हम आपसे कर लें। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एसआई सिस्टम की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर इज द
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, केल्विन होती है बेटा। ठीक, अब जनरली temperature is measured in degree centigrade। डिग्री सेंटीग्रेड, इसको एब्रीविएट करते हैं ऐसे। तो केल्विन को हम के से लिखते हैं। अब के और डिग्री सेंटीग्रेड में रिश्ता क्या होता है ये देखिए, टी केल्विन। बेटा टी के आगे केल्विन के पीछे डिग्री नहीं लगाते, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो टी केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री टी डिग्री सेंटीग्रेड। वे ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आपको दिया हुआ है T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अभी से अगर केल्विन में बदलना है तो T केल्विन की वैल्यू क्या होगी, 273 प्लस 27, ये हो जाएगा 300 केल्विन। क्या हो जाएगा, 300 केल्विन, 300 केल्विन हो जाएगा। अच्छा, अब जितना आप डिग्री सेंटीग्रेड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे उतना ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट केल्विन में भी होगा, क्योंकि 273 एक कांस्टेंट है। यानी डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन केल्विन। ये बेटा वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए, है ना। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब चैप्टर्स में 2-4 न्यूमेरिकल्स हैं, उसका वीडियो हम जरूर बनाएंगे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो प्री बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स के अंदर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर आपको बहुत आसान लग रहा होगा, है ना। इसे नोट कर डालिए आप लोग। इसके बाद की कथा ये है कि इसको अगर हम समझाएं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटीज ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, ये एक्सपेरिमेंटली है। जैसे आपके एक हाथ में लोहे की रॉड हो और दूसरे हाथ में लकड़ी का डंडा, दोनों को आप डायरेक्ट गैस स्टोव बर्नर पे रखिए, आप लोहे का डंडा 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आप रॉड को पकड़ ले जाएंगे बहुत देर तक। वजह क्या है, देखो दोनों के शेप आइडेंटिकल हैं, लेकिन लकड़ी का डंडा उतनी लंबाई का लोहे के डंडे से हल्का होगा। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्यों बेटा, ये हीट है, हीट का जनरल रिप्रेजेंटेशन यानी मास। लार्जर द मास ग्रेटर विल बी द हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी यानी सेम अमाउंट ऑफ हीट को दो डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो डिफरेंट टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दो सेम मासेस एक टेम्परेचर पर डिफरेंट हीट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो Q का सीधा रिश्ता M के साथ ऐसे निकाला जाता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। दूसरे, इसका मतलब यह हुआ कि object with different mass made from the same substance absorb different amount of heat energy to raise their temperature by the same amount. For example, to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree centigrade, heat energy absorbed is 1 kilocalorie, while to raise the temperature of 2 kilogram of water by 1 degree centigrade is 2 kilocalorie.
थस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी लगेगी। सेकंड फैक्टर जो होता है Q यानी हीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T यानी डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब जिस बॉडी का टेम्परेचर आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे वो उतनी ज्यादा अमाउंट की हीट को लेगा। ठीक है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अब ये जो तीसरा है इसी से बनता है एक फार्मूला। क्या फार्मूला बनता है? अब ये तीसरा पॉइंट है, ये समझने के लिए हम 1 किलोग्राम कॉपर और 1 किलोग्राम वाटर का एग्जांपल लेंगे। व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा है उसे आप पॉज कर नोट कर लेंगे। तो कॉपर और वाटर के 1-1 किलोग्राम को लेने के लिए, सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको पता लगेगा कि हीट 10 गुना ज़्यादा हीट लगती है वाटर में टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम राइज इन टेम्परेचर के लिए आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ती है सेम मास के, लेकिन वो डिफरेंट मटेरियल्स के हों। यानी 3 चीज़ों पर हीट एब्जॉर्ब डिपेंड करती है, एक मास पर, दूसरे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पर, और तीसरे नेचर ऑफ द मटेरियल पर। ये आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसी से एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए। अगली वीडियो में आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और आगे की बातें हम करेंगे।